Hello everyone, I am Shruti Jha. Welcome to the Governor General and Viceroy series at the IS Origin YouTube channel. इस सीरीज में हम सारे गवर्नर जनरल्स और वाइसरॉयज के सभी मेजर इंसिडेंट्स को स्टडी करने वाले हैं। इस सीरीज में हम सबसे पहले जिन गवर्नर को स्टडी करेंगे वो है हमारे रॉबर्ट क्लाइव, आर्किटेक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनको बोला जाता है। और ब्रिटिशर्स, इसका बेसिक एक बैकग्राउंड मैं आपको पहले बता देती हूं कि ब्रिटिशर्स जो हैं एज EIC ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आए थे इन द ईयर 1600, तो उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि वो ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से इंडिया में आए थे। उनका उस टाइम पे ऐसा कोई भी मोटिव नहीं था कि उनको फर्दर इंडिया में रूल करना है और एक सत्ता जो है वो बिठानी है, ठीक है। तो प्रॉफिट मेकिंग पर्सपेक्टिव से वो इंडिया में आए थे, बट धीरे 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 जैसे उनको पता चला कि आपस में ही जो है वो जितने भी रूलर्स हैं और जितने भी इंडिविजुअल स्टेट्स हैं उनमें फूट पड़ी हुई है, तब उन्होंने इसको एक चांस की तरह लिया कि ठीक है, अब हम भी जो है वो इंडिया में इनके बीच में एक तरीके से ऐसी पॉलिसीज लाके हम एक ओवरऑल एक्सपेंशन हासिल कर सकते हैं और इंडिया में रूल कर सकते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव का इंट्रोडक्शन देखते हैं। He was a British soldier and colonial administrator. Clive of India इनको बोला जाता है। Rebelliousness के लिए काफी जाने जाते थे। बचपन में इनका नेचर काफी रिबेलियस था, तो वो फ्यूचर में भी जब ये बैटल ऑफ प्लासी वगैरह लड़ते हैं और जो भी पॉलिसीज ये जो है वो रन करते हैं बंगाल में, वो इनका रिबेलियस नेचर वहां पर रिफ्लेक्ट होता है। Joined the British East India Company as a writer administrative clerk in 1744, witnessed the company's early struggles in India. Now here comes the Battle of Plassey, जिसके लिए रॉबर्ट क्लाइव सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। तो ये जो बैटल ऑफ प्लासी है, प्लासी जो है वो बंगाल और मुर्शिदाबाद के पास में एक एरिया है, उस जगह का नाम है प्लासी। तो इस प्लासी के जंगल्स में जो है वो ये फाइट को लड़ा गया था, और जो लास्ट गवर्नर थे बंगाल के सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स की तरफ से लॉर्ड क्लाइव खड़े थे, उनके बीच में ये बैटल को लड़ा गया था। जो नवाब थे वहां के सिराजुद्दौला, वो काफी ज्यादा पावरफुल थे। अगर उनके आप वेपनरी भी देखो या फिर जो भी उनके पास इन्फेंट्री थी उसके रूप में भी वो काफी स्ट्रांग थे एज कंपेयर टू दी रॉबर्ट क्लाइव्स आर्मी। बट रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्लेवर मूव खेला और उन्होंने मीर जाफर जो कि सेनापति थे सिराजुद्दौला के, उनको जो है वो अपने साइड लिया, और मीर जाफर के धोखे की वजह से जो है वो सिराजुद्दौला इस वॉर को हार जाते हैं और यहां पर ब्रिटिशर्स की विक्ट्री होती है। तो ये दिस इज द ऑनसेट ऑफ ब्रिटिश रूल इन बंगाल, ठीक है। और बंगाल वाज नोन टू बी द वेल्थिएस्ट स्टेट्स ऑफ दैट टाइम, ठीक है। उस टाइम पे बंगाल पे जो भी रूल करता था उसको काफी ज्यादा पावरफुल माना जाता था। तो बंगाल पे एक तरीके से इनको शासन करने का, रूल करने का एक मौका मिल गया बैटल ऑफ प्लासी के थ्रू। So, the turning point that allowed British control over Bengal marked the beginning of British territorial dominance in India. Clive's strategy, he used political alliances to win against the Nawab of Bengal, Sirajuddaulah, played a key role in influencing Mir Jafar, leading to the British victory. Now his tenure, इनका जो टेन्योर है वो 2 बार हुआ था, इनको 2 बार गवर्नर अपॉइंट किया गया था। तो जो पहला टेन्योर है उसमें तो इनको गवर्नर ऑफ बंगाल जब अपॉइंट किया गया तो इन्होंने बैटल ऑफ प्लासी लड़ी थी, तो उसके वजह से किया गया। और सेकेंड टेन्योर में भी ये जब आए थे तो भी जो बंगाल का फेमाइन आया था, जिसकी वजह से काफी लोगों के बोला जाता है कि उस फेमाइन में 1/3 पॉपुलेशन जो है वो बंगाल की पूरी वाइप ऑफ हो गई थी ड्यू टू दैट फेमाइन, ड्यू टू द स्टार्वेशन। तो ये भी इनके टेन्योर में ही हुआ था। तो फर्स्ट टेन्योर में he was termed as the governor of Bengal began after the assassination of the Nawab in Murshidabad in 1757, Sirajuddaulah, the last independent Nawab of Bengal. During this time, Clive won the Battle of Plassey, which led to the British East India Company gaining control of the Bengal. Definitely. नाउ सेकेंड टेन्योर में ये फिर से जो है वो गवर्नर अपॉइंट होते हैं, क्योंकि फर्स्ट टेन्योर के बाद जो है वो इनको ब्रिटेन भेज दिया जाता है। फिर सेकेंड टेन्योर में इनकी जरूरत ब्रिटिशर्स को महसूस होती है तो इनको वापस बुलाया जाता है और वापस जो है वो गवर्नर अपॉइंट किया जाता है टू एड्रेस अ न्यू क्राइसिस विद अ न्यू नवाब। During this term, Clive reorganized the British colony and took steps to address corruption within the company. क्योंकि corruption जो है individually trading जब चालू थी तब तो ठीक था, बट जैसे ही रूल EIC करने लग गई तो जो इंडिविजुअल उनके एम्प्लॉयज थे वो काफी ज्यादा करप्ट होने लगे और काफी ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग उनका माइंडसेट हो चुका था। तो गवर्नमेंट तक भी ये बात पहुंच रही थी धीरे धीरे। जो फर्दर आप देखोगे कि फिर वॉरेन हेस्टिंग्स, जब आप पढ़ोगे, जब मैं पढ़ाऊंगी आपको वॉरेन हेस्टिंग्स, तब पता चलेगा कि फिर रेगुलेटिंग एक्ट भी जो है वो गवर्नमेंट ने पास किया था ये करप्शन से डील करने के लिए। ओके, His military successes and leadership helped to expand British influence in India. However, Clive's action as governor of Bengal are also considered
to have set the stage for the Bengal famine of 1769-70, which killed 3 million people. Now the dual government of Bengal. इसके लिए जो है वो सबसे ज्यादा रॉबर्ट क्लाइव माने जाते हैं कि डुअल गवर्नमेंट को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जो लेटर ऑन अबॉलिश भी कर दिया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा। तो ये जो डुअल गवर्नमेंट है, द वर्ड डुअल, तो इसमें क्या था कि एक तो आपके निजामत राइट्स थे और एक आपके थे दीवानी राइट्स, ठीक है। तो निजामत जो राइट्स थे वो आपके पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव राइट से डील करते थे कि जो भी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन करना हुआ, आपको अपने लोगों का ध्यान रखना हुआ, टेक केयर करनी है, वो जो है वो नवाब के हाथ में दे दी थी पावर। बट द मेन पावर विच वॉज द रेवेन्यू कलेक्शन, वो आपकी दीवानी राइट्स में फॉल होता था और वो जो है वो आपका ब्रिटिशर्स के द्वारा करा जाता था कि जैसे रॉबर्ट क्लाइव थे वहां पे, तो रॉबर्ट क्लाइव के हाथ में जो थी वो पावर थी कि रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो कितना करना है, कब करना है और कैसे करना है। तो आपको पता है कि जब रेवेन्यू कलेक्शन की बारी आती है, ठीक है, तो रेवेन्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और पैसा जिसके हाथ में आएगा, पावर भी कहीं ना कहीं उन्हीं के हाथ में होती है। इसलिए ब्रिटिशर्स और EIC जो है वो काफी ज्यादा उस टाइम पे जो है वो वेल्दी हो चुके थे, करप्ट हो चुके थे, क्योंकि रेवेन्यू वो बहुत ज्यादा गेन कर रहे थे और उसको सही जगह पर यूज नहीं कर रहे थे जो उनको करना चाहिए था। सो रॉबर्ट क्लाइव established a dual government in Bengal in 1765 which lasted until 1772. Okay, later on it got abolished by Warren Hastings. Then what was the structure? The company became the Diwan and the Nawab held the Nizamat rights. As I told you, responsibilities, the company collected revenue and the Nawab administered the area. What was the result? The British East India Company, EIC, power increased and they gained direct responsibility for administrative work in Bengal. Certainly भाई, जब पैसा होगा तो obviously आपके पास जो है वो पावर ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स की भी, EIC की भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी इन बंगाल वो certainly बढ़ती गई। नाउ इम्पैक्ट ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी, क्या इम्पैक्ट था? तो देखिए, दो केस में हम बात करेंगे। फर्स्ट इज इकोनॉमिक गेन्स, ठीक है। इकोनॉमिकली क्या गेन किया? तो बंगाल्स वेल्थ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ब्रिटिश पावर एंड फंडिंग फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन। तो मैंने आपको बताया कि बंगाल उस टाइम का काफी प्रॉस्परस स्टेट हुआ करता था और उस टाइम पे बंगाल पे जिसकी सत्ता होती थी वो अपने आप में बहुत पावरफुल होता था। तो ब्रिटिशर्स के पास जब यहाँ पर बंगाल की एक उनको सत्ता हासिल हुई तो वो काफी ज्यादा रिच हो गए और उनके पास फ्यूचर जो उनको एक्सपेंशन करनी है, फ्यूचर जो उनको वॉर्स लड़नी है, जैसा वो अगर मन में प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए उनके पास फंडिंग आ गई। दूसरा है हमारा पॉलिटिकल गेन्स, पॉलिटिकल कंट्रोल। पॉलिटिकल कंट्रोल enabled the East India Company to establish political authority in Bengal, set the stage for British imperial rule in India. ठीक है, अब यहां से पॉलिटिकल कंट्रोल में किस तरीके से, क्योंकि उनके पास दीवानी राइट्स थे एंड ऑल इन वर्ल्ड जो है वो दीवानी राइट्स थे, तो भी वो एक तरीके से निजामत या फिर जो वहां के नवाब थे उनको भी देख रहे थे, उनको भी कंट्रोल करते थे इनडायरेक्टली, क्योंकि नवाब को भी जो है वो EIC के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता था लेटर ऑन, क्योंकि मीर जाफर को भी उन्होंने ही अपॉइंट किया था। ठीक है, एक तरीके से वहां के जो नवाब रहते थे वो ब्रिटिश इंडिया के पापेट रहते थे। तो दो तरीके के इंपैक्ट थे, एक था इकोनॉमिक और एक था आपका पॉलिटिकल। नाउ क्लाइव्स लीगेसी, क्या उन्होंने, उनकी लीगेसी क्या रही, क्लाइव ने क्या क्या ऐसी चीजें करी जो आगे जो हैं वो सारे गवर्नर जनरल जो हैं वो ध्यान में रखते हुए उन्हीं के जो पाथ पे चलते हैं वो हम देखते हैं। सो फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, डेफिनेटली अगर बैटल ऑफ प्लासी नहीं होती, बैटल ऑफ बक्सर नहीं होती, तो आज इंडिया की हिस्ट्री कुछ और होती। ठीक है, अगर वो बैटल नवाब ऑफ बंगाल जीत जाते तो शायद ब्रिटिशर्स को यहां से जाना पड़ता, बट अनफॉर्चुनेटली उनके क्लेवर माइंड की तरह आप सोच सकते हो, वरना ब्रिटेन को कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता आज के टाइम पे कि इतने छोटे से कंट्री ने जो है वो इतने बड़े कंट्री के हमारे इंडिया पे जो है वो पूरी तरीके से रूल किया है, वो भी अप्रॉक्स 200 ईयर्स, मोर देन आई थिंक 200 ईयर्स। तो ये बहुत ही ज्यादा उनका जो है वो एक अचीवमेंट था कि वो आए और उन्होंने बैटल्स लड़ी और जीती भी। Next is set a precedent for British expansion and control in India. Third, controversial figure, काफी controversial figure थे ये, क्योंकि इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस भी थे और इनको बोला भी जाता था, काफी इनके ऊपर ऐसे इल्जाम जो है वो लगाए जाते थे जिसकी वजह से ये काफी इनको डिप्रेशन भी हुआ था और काफी, मतलब बोल सकते हो आपकी कंट्रोवर्सी से घिरे रहते थे। इस वजह से इनको ब्रिटेन में भी काफी जो है वो बेइज्जती का सामना इनको करना पड़ा था। सीन एज बोथ
हीरो एंड अ सिंबल ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। अब हीरो किस लिए, तो EIC के लिए या फिर ब्रिटिशर्स के लिए हीरो बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बैटल लड़ी थी और इतनी कम आर्मी मैन के होने के साथ साथ इन्होंने इतनी बड़ी आर्मी से लड़ा। वो जैसे भी लड़ा, इनका माइंड गेम था, जो भी था, बट आखिर ये जीते, वो बहुत बड़ा इनके लिए अचीवमेंट था और उसकी वजह से इनको हीरो जो है वो माना जाता है। ठीक है, इंपैक्ट ऑन इंडिया एंड ब्रिटेन। ठीक है, इंडिया और ब्रिटेन दोनों पे ही इस चीज का इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि लेटर ऑन हमने देखा कि ब्रिटिश जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग यहां पर होल्ड इंडिया में रखने लगे। हिज एक्शंस लेड टू सिग्निफिकेंट shifts in the economic and political structures of both nations. Definitely. इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली इंडिया और ब्रिटेन फिर बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो गए थे। वहां से हमारे ऊपर जो है वो रूल किया जाता था, क्या एक्ट हम पर लागू होंगे, किस तरीके से हमारा रेवेन्यू सिस्टम रन होगा और कैसे अपॉइंटमेंट होंगे, सारी चीजों के मतलब A to Z जो चीजें थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो इंडिया का जो है वो ब्रिटेन से होने लगा था लेटर ऑन। डेफिनेटली। सो दिस वॉज इट फॉर दिस सेशन गाइज। इसी सीरीज में आपको और ज्यादा सेशंस देखने को मिलेंगे। लेटर ऑन आई विल बी कवरिंग वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सेशंस रिगार्डिंग दीज गवर्नर जनरल्स ऑन IS ओरिजिन। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।